के लिए खास रूप से आजकल जान और सुन रहे हैं तो उसका नाम है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन चाहे सर्दियों के अंदर खराब होती एक्यूआई हो या फिर मानसून के समय वाटर लॉगिंग की दिक्कत, गर्मियों के अंदर होती लाइट की कटिंग हो, इन तमाम कारणों से दिल्ली दुनिया के अंदर फिलहाल सुर्खियों में ही रहती है। हाल ही में तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिल्ली ने हासिल की जब डेनमार्क की एक बैडमिंटन खिलाड़ी ने जनवरी के अंदर 16 जनवरी की हेडलाइन बनी कि उन्होंने भारत के राजधानी दिल्ली में खेलने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि यहां की पर्यावरणीय स्थितियां ठीक नहीं हैं, एनवायरमेंटल स्थितियां ठीक नहीं हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली के अंदर चुनाव हैं और उस दिल्ली में यही मुद्दा किसी भी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन चुनाव के लगभग आखिरी दिन से पहले 5 तारीख को इलेक्शन होने हैं, उससे पहले अचानक आरोप प्रत्यारोप में पॉल्यूशन एक नए रूप के अंदर एंट्री लिया और उसका नाम था वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बह रही एक रिवर जिसका नाम है यमुना, उससे जुड़ा हुआ था। हाल ही में केजरीवाल जी का एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने न्यूज एजेंसीज को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में बताया कि यमुना नदी के अंदर हरियाणा ने जहर मिला दिया है और यमुना नदी में मिलाया हुआ जहर एक साजिश के तहत किया गया कार्य है जिससे दिल्ली के लोग पानी पी करके मर सकते हैं, एक बड़ा नरसंहार हो सकता है। और ऐसे में हरियाणा के अंदर चूंकि बीजेपी सरकार है और वो दिल्ली के लोगों को जल के जहर से मारना चाहती है, हम चाहते हैं, यानी कि इनका कहना है कि हरियाणा गवर्नमेंट कम से कम राजनीति में लोगों को मारने का प्रयास तो ना करे। इनका द्वारा कल 3 बड़ी न्यूज एजेंसीज के सामने इस तरह का दिया गया एक बयान दुनिया के बीच में एक बड़ा मुद्दा बन गया, एक बड़ी खबर बन गई कि कैसे संभव है कि दिल्ली के लोगों को मारने के लिए एक राज्य इस तरह की साजिश रच रहा है। आरोप बड़ा था, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लगाया जा रहा था जो कि इस समय आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। ये वही हैं जिन्होंने कभी 10 साल पहले कहा था कि मैं 2025 तक, कहा तो इन्होंने 5 साल के लिए ही था, लेकिन 2 बार दोहरा कर कहा था कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा और 2025 में खुद डुबकी लगाऊंगा। इन अरविंद केजरीवाल के द्वारा हरियाणा पर 27 जनवरी को लगाया गया यह आरोप कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया है, इससे राजनीति में एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि यह अपने आप में एक ऐसी खबर थी जिस खबर ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि इतना भी बीजेपी क्या डेस्परेट हुई कि लोगों को मरवाने पर उतर आई। इनके इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया गया कि अल्टीमेटली ये कैसे संभव है कि एक नदी में जहर मिला दिया जाए। लेकिन इस बयान में इन्होंने एक लाइन और कही कि इस जहर को रोक दिया गया, भला हो कि ये दिल्ली तक नहीं पहुंचा, अदरवाइज ये पहुंच जाता तो बड़ा बवाल हो जाता। अब यहां से कई प्रश्न खड़े होने लगे कि अगर यमुना में जहर मिला दिया गया तो वो कौन सी तकनीक थी जिससे जहर को दिल्ली आने से पहले रोक दिया गया, और रोका गया तो आपके पास वो कौन सी सुविधा है जो नदी के पानी को एक साथ होल्ड कर सकती है, या ऐसा कौन सा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो उस जहर को रोक ले और साफ पानी बहने दे, क्योंकि वही पानी अगर हरियाणा में जहर मिलाया गया है तो यही यमुना प्रयागराज जा रही है। दिल्ली की आबादी से कई गुना आबादी प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में आ रही है, जो कि नदी के पानी से आचमन कर रही है, स्नान कर रही है। ऐसे में महाकुंभ के अंदर क्या हरियाणा सरकार ही एक मास जीनोसाइड का प्रयास कर रही है? इस तरह के जो इनके बयान थे ये अपने आप में लोगों को सन्न करने वाले थे। ऐसे में फिर इसकी सारी की सारी कहानियां जांचना शुरू की गई। सबसे पहले इस पूरे आरोप को समझने से आपको पहले बता दिया जाए कि जिस रिवर की चर्चा हुई है वो रिवर कहां है, और जिस रिवर पर चर्चा हुई है वो रिवर किस तरह दिल्ली से कनेक्टेड है। चर्चा हो रही है यमुना रिवर की, जो कि उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से है, गंगा की सहायक नदी है, प्रयागराज में गंगा के साथ सरस्वती के साथ मिलती है। साथियों, उत्तर भारत में बहने वाली यह यमुना नदी दिल्ली के अंदर बहती हुई निकलती है, लेकिन इससे पहले यह हरियाणा से बहते हुए आती है। हरियाणा में काफी बड़े शहर जैसे कि आप यहां पर पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर, इन्हें आप यमुना नदी के किनारे बसा हुआ देखते हैं। और यमुना नदी के किनारे बसे हुए ये काफी सारे इंडस्ट्रियल शहर जैसे पानीपत और सोनीपत, ये लंबे समय से इसी नदी के किनारे
अपने कपड़े उद्योग के लिए और तमाम उद्योगों के लिए डेवलप होते आए हैं और अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को इस नदी में छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा छोड़ा जाने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट इस नदी की एक लंबे समय से दिक्कत रही है और इस दिक्कत के चलते ही यमुना नदी के अंदर अमोनिया का और फास्फेट का स्तर बढ़ता रहा है और इस चक्कर में अमोनिया और फास्फेट को दूर करना दिल्ली सरकार की अपनी प्राथमिकताओं में रहा कि जब ये दिल्ली आकर नदी पहुंचे तो उस नदी से पहले ही वजीराबाद के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उस अमोनिया को दूर किया जाएगा। इस कार्य के लिए 2023 में बकायदा अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन 2025 तक कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि इलेक्शन था और इस इलेक्शन में केजरीवाल जी को लगातार इस सवाल के लिए बार बार मीडिया के द्वारा टोका जा रहा था, पूछा जा रहा था कि केजरीवाल जी आपने कहा था कि आप यमुना को साफ कर देंगे, यमुना साफ करने के लिए आपने 6800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं अभी तक, लेकिन ऐसे में आपसे यमुना साफ क्यों नहीं हुई। तो लास्ट मोमेंट पर इन्होंने इस पूरी बॉल को हरियाणा पर ढलका दिया कि हरियाणा वालों ने दिक्कत खड़ी कर दी और हरियाणा वालों ने जो दिक्कत खड़ी की है वो साजिशन की गई है। इन्होंने आरोप लगाए कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने जहरीला पानी पकड़ लिया है, जहर मिला पानी हरियाणा की भाजपा सरकार ने भेजा है, पानी पीने से लोग मर जाते, ये एक सामूहिक नरसंहार होता और ऐसे काम दो देश लड़ाई करते समय भी नहीं करते जो भाजपा ने दिल्ली के लोगों के लिए किया है। इनका जो ये बयान था, आतिशी जी ने भी यही बयान अपने हैंडल पर लिखा और अमोनिया के लेवल को लेकर के उन्होंने अपना कमेंट किया। अब पहले मैं आपको यहां पर एक तथ्य स्पष्ट कर देता हूं ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि ये जहर जहर जो बात हो रही है ये है क्या कहानी। असल मायने में दिल्ली के अंदर बह रही जो यमुना है ये है तो एक पेरिनियल रिवर, पेरिनियल मतलब साल भर बहने वाली नदी है, उत्तराखंड से आती है, उत्तरकाशी से निकलकर आती है, बंदरपूछ नामक ग्लेशियर के पास से निकलती है और लगभग 1350 किलोमीटर बहती है, फिर जाकर गंगा में मिलती है। उत्तराखंड से निकलकर फिर जाकर हरियाणा में और हरियाणा के बाद दिल्ली की एक प्रमुख नदी के रूप में यह कंसीडर होती है। कंडीशन क्या है कि जब मानसून का समय होता है तो हिमालय में हुई जो बारिश है, उत्तराखंड में जो हुई बारिश है, उसके चलते इस नदी के अंदर जल स्तर बढ़ जाता है। जल स्तर बढ़ जाने से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पानीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर इसमें डाला जाता है वो वेस्ट स्वतः ही डाइल्यूट हो जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर एक ग्लास पानी में अगर आपने 1 चम्मच नमक डाला तो आपको खारापन जो है वो नजर आएगा, लेकिन अगर मैं इसी 1 ग्लास की जगह 10 ग्लास पानी कर दूं तो ये खारापन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी नदियों के किनारे बसी आई हैं लंबे समय से, तो इनके द्वारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाता है या सीवेज वेस्ट डाला जाता है वो बारिश के समय पर ज्यादा पानी होने से डाइल्यूट हो जाता है और जल की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो कम होने लगती है। अल्टीमेटली अमोनिया का स्तर घटने लगता है। पीने के पानी में अमोनिया का जो परमिशेबल लिमिट है वो 1 पार्ट पर मिलियन है, 1 ppm कहा जाता है। लेकिन मानसून के समय में तो यह स्वतः ही सही हो जाता है। मानसून निकलने के बाद जब सर्दियों का समय आता है तब पानी गिरना कम होता है, ग्लेशियर्स जमने लगते हैं, पानी का कम बहाव होता है। पानी कम आने से पानी की सांद्रता बढ़ने लगती है क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट तो उसी फ्रीक्वेंसी से आ रहे होते हैं और उसके चलते पानी के अंदर पॉल्यूशंस की मात्रा, पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ने लगती है। इन्हीं पॉल्यूटेंट्स को दूर करने के लिए दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड इस यमुना के पानी को वजीराबाद में रोककर फिल्टर करता है और उस फिल्टर करके उसमें एक्सेस जो अमोनिया का स्तर है उसे हटाया जाता है और पानी को इस तरह से यूज करने लायक रख लिया जाता है कि अधिक जो पानी के अंदर अमोनिया का स्तर है उसे कम कर दिया जाए और 1 पार्ट पर मिलियन तक लेकर कर लिया जाए। अब सवाल है, क्या तो इनके पास कोई ऐसी विद्या है क्या, कोई तकनीक है क्या जिससे ये करते हैं? तो इन्होंने एक तकनीक अपना रखी है और वो क्या है, कुछ और कैनाल सप्लीमेंट्री ले रखी हैं जो बाहर से लेकर के इस दिल्ली जल बोर्ड तक पहुंचती हैं और उन कैनाल्स से यमुना के पानी को डाइल्यूट किया जाता है और उस कैनाल के डाइल्यूटेड पानी से इस पानी को दिल्ली में सप्लाई किया जाता है। ये सिंपल प्रोसेस है जो फॉलो होता है और ये मुसीबत जनरली सर्दियों के समय पर आती है। सर्दियों के समय पर जब ये प्रॉब्लम आती है, जिस समय पर अमोनिया की मात्रा पानी में बढ़ने लगती है, अमोनिया के साथ साथ फॉस्फेट जो कि डिटर्जेंट का अपशिष्ट है, क्योंकि सीवेज के अंदर शहरों के द्वारा जो पानी छोड़ा गया है वो नदी में सीधा छोड़ा जा रहा है, विदाउट ट्रीटमेंट छोड़ा जाता है। ऐसे में
दिल्ली के अंदर नदी के अंदर पानी में झाग दिखाई देने लगते हैं। अक्सर छठ पूजा के समय, दिवाली के बाद आने वाली जो छठ है जो कि सर्दी के समय पर दिखाई देती है, उस समय आपने देखा होगा कि दिल्ली में छठ पूजा के समय जब लोग जाते हैं पूजा करने के लिए तो दिल्ली की इस यमुना नदी में आपको झाग दिखाई देते हैं। वो झाग असल में बढ़ी हुई सांद्रता है अमोनिया की और फास्फेट की, जो कि सर्दियों के समय में पानी कम होने से विजिबल हो रही है और बारिश के समय में यह पानी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब जो इन्होंने कहा कि हरियाणा ने पानी ऐसा छोड़ा जो जहर मिला हुआ था, असल में वो साल होती हुई घटना है, कोई आज की घटना नहीं है। हर साल यही घटना दोहराई जाती है। किस मायने में? क्योंकि पानी 1 पार्ट पर मिलियन से अगर ज्यादा पानी के अंदर अमोनिया है तो वह पानी जहरीला ही कहलाता है, पीने योग्य नहीं होता। तो अगर केजरीवाल जी को बुलाकर कभी कोई पूछेगा कि साहब आपने झूठ क्यों बोला, तो वो कहेंगे कि देख लो पानी का टेस्ट करके, इसमें 6 पार्ट पर मिलियन अमोनिया थी, मैं तो सही कह रहा था, ये जहरीला है। तो इस बयान में गलत क्या है? गलत यह है कि यह इंटेंशनली मिलाया गया। यह एनुअली हर साल होने वाली घटना है जो हर बार होती है। इसी को ही साफ करने का, ऐसा नहीं था कि केजरीवाल जी को इलेक्शन से जस्ट पहले यह पता चला। बात यह है कि यह जानकारी उन्हें इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही पता थी कि यमुना की प्रॉब्लम क्या है, और इस प्रॉब्लम को जो मैंने आपको समझाया ये उन्हें और अच्छी तकनीकी तरीके से मालूम है। बस प्रॉब्लम यहां यह है कि वो इस काम को कर नहीं पाए। इस काम के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगाने थे उन्हें वो पिछले 10 साल के अंदर कर नहीं पाए। इस 10 साल के अंदर जो तथ्यात्मक रूप से वो बात बोले कि हरियाणा ने इसके अंदर अमोनिया ज्यादा छोड़ दिया है, वो हर साल होने वाली एनुअल प्रोसेस है। आप उठाकर देखेंगे झाग आपको हर साल दिखाई देते हैं। पुरानी कितनी भी तस्वीरें निकाल लें, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे किसी ने साबुन के झाग बनाकर नदी के अंदर छोड़ दिए हैं। खैर, केजरीवाल जी ने यह बात बोल दी, लेकिन जैसे ही यह बात बोली तुरंत दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जी का जो दावा है वो गलत है कि इसमें कोई जहर नहीं मिलाया गया है, इसका कोई आधार नहीं है। इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं वो पूरी तरह गलत हैं और भ्रामक हैं। ऐसे बयानों से दिल्ली वासियों के अंदर एक डर पैदा होता है और दूसरे राज्यों से हमारे रिश्ते खराब होते हैं। अब इसकी क्या कहानी है? देखो, दिल्ली जल बोर्ड के जो सीईओ हैं उनका यह बयान केजरीवाल जी के बयान को काउंटर करते हुए है, उनको गलत बताते हुए है। एक तरह से यह हुआ कि सीईओ ने केजरीवाल जी के पक्ष में ना रख करके पक्ष में रखा बयान सच्चाई के पक्ष में कि साहब दिल्ली जल बोर्ड ऐसा बोलता है। लेकिन अब इसके एक और मायने की तरफ चलते हैं। असल मायने में क्या है, दिल्ली में एक बड़ा कन्फ्लिक्ट रहा है, और वो कन्फ्लिक्ट क्या रहा है? दिल्ली की सरकार वर्सेस ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी जो दिल्ली की है वो ज्यादा समर्पित है उपराज्यपाल के प्रति। उपराज्यपाल जो कि केंद्र द्वारा भेजा जाता है, केंद्र में एनडीए सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का ही बंदा उपराज्यपाल बनता है, और उपराज्यपाल जो है उसके प्रति ज्यादा समर्पित होता है दिल्ली का प्रशासन। तो अक्सर दिल्ली सरकार की यह शिकायत रही है कि यहां की जो आईएएस लॉबी है ये सब उपराज्यपाल को खुश करने के लिए या केंद्र सरकार को खुश करने के लिए काम करती है, क्योंकि यहां पर लगने वाले जो आईएएस अधिकारी हैं ये डेनिब्स के हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। खैर, इस बात में गलत जो था वो मैंने आपको बता दिया। गलत यह था कि इस तथ्य को सेलेक्टिवली बोला गया। सेलेक्टिवली मतलब इस तरह से रखा गया कि यहां पर अभी ताजा ताजा जहर मिलाया गया है। खैर, कोई बात नहीं, इस बात से राजनीति होनी थी। जो बातें मैंने आपको अभी समझाई ये हर आदमी के काम की तो नहीं हो सकती। ऐसे में राजनीति को राजनीति के स्तर तक लेकर चलते हैं। पहुंचते हैं हरियाणा के सीएम के बयान पर। हरियाणा की सीएम इस बात पर निकल कर आते हैं, नायब सिंह सैनी निकल कर आते हैं और कहते हैं कि केजरीवाल खुद हरियाणा में पैदा हुए, ऐसा कैसे वो ये कह सकते हैं कि हरियाणा के लोग नदी में जहर मिला देंगे? वो लोग जो कि यमुना को पूजते हैं वो यमुना के अंदर जहर कैसे मिला सकते हैं? नदी में जहर वो क्यों मिलाएंगे? नायब सिंह सैनी जी का इस पर बयान आया और उन्होंने केजरीवाल जी से 7 सवाल किए और कहा कि इंजीनियर्स ने किस तरह यह निष्कर्ष निकाला कि पानी में जहर है। दूसरा, कौन सा जहर डाला गया? तीसरा, इसमें कितना टन जहर डाला गया? और अगर जहर था तो आपने उसे रोक कैसे लिया? क्योंकि जहर तो बहता हुआ निकल गया, और अगर बहता हुआ निकल गया और वही पानी आपने लोगों को पिला दिया, तो अगर आपने उस पानी को रोक लिया, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमने जहर को रोक लिया, तो आपने कौन सी विद्या से उसे रोक लिया? उस विद्या को बताइए। बॉर्डर पर वो पानी कहां है, कहां रोका है, जरा उस पर बताइए। क्या आपने कोई तत्काल उसके लिए दीवार बनाई है कि ये दीवार बनाई और मैंने जहर रोक दिया? और पानी जहरीला था तो इसकी वजह से कुछ मछलियां मरनी चाहिए थी, कितनी मछलियां मरी ये जानकारी दीजिए। ये सवाल बिल्कुल एकदम काउंटर लॉजिक के साथ दिए गए सवाल थे।
जानते ये भी हैं कि पानीपत से, सोनीपत से वहां पर बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ा जाता है, जिससे वहां पर अमोनिया का और फास्फेट की मात्रा बढ़ती है। लेकिन ये भी सेलेक्टिवली अपनी बात को सही बोल रहे हैं। सेलेक्टिवली क्यों? ये इस बात को बोल तो रहे हैं कि यमुना के अंदर मतलब यमुना के अंदर हमने जहर नहीं मिलाया, लेकिन सही मायने में पॉल्यूटेंट्स नदी के लिए जहर हैं, ये बात आप और हम जान रहे हैं। बस इतना समझते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने ली थी कि मैं इसे 10 सालों के अंदर एकदम नीट एंड क्लीन कर दूंगा। तो जब आपने कमिटमेंट दिया था वो पूरा नहीं हुआ, तो लोग आपसे ज्यादा जिम्मेदारी से इस सवाल को पूछ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी इस बात को बहुत अच्छे से रखा और पूछा कि साहब आप ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं, ये फर्जी बयान है। इस बीच में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी का भी बयान आया। राहुल गांधी जी इस बार निकलकर आए और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में आज ही कहा कि केजरीवाल जी जो मन में आता है कह देते हैं। उन्होंने शुरुआत में कहा कि मैं छोटी गाड़ी में चलूंगा, तो साहब वो शीश महल में रहने लगे। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, खुद लिकर स्कैम में शामिल हो गए। अब यहां एक इंटरेस्टिंग कहानी घटित होती है। राहुल गांधी जी के द्वारा दिल्ली में केजरीवाल जी के विरोध में प्रचार किया जा रहा है। उन्हीं केजरीवाल जी के विरोध में प्रचार किया जा रहा है जो कुछ महीने पहले कांग्रेस के साथ इंडिया ग्रुप के अंदर, इंडिया ब्लॉक के अंदर चुनाव लड़े थे। ऐसे में इनके द्वारा केजरीवाल जी पर यह आरोप लगाना कि आप शीश महल में रहते हैं। नंबर दूसरा, आपने लिकर स्कैम किया है। असल मायने में लिकर स्कैम सबसे पहले कांग्रेस ने ही उजागर किया था, लेकिन फिर कांग्रेस ने लोकसभा के चुनावों में अलायंस कर लिया। अलायंस कर लिया तो उस पर सेलेक्टिवली ये लोग चुप हो गए कि हम इस पर अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि केजरीवाल हमारे साथ आ गए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही तरीका था जैसे बीजेपी के अंदर अगर कोई व्यक्ति करप्शन चार्जेस के साथ जाता है तो वहां की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। ऐसे ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ किया कि अगर आप हमारे साथ हैं तब तक हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप हमसे अलग हुए तो हम आपके खिलाफ खूब सारा बोलेंगे। राहुल गांधी जी ने भी आज खूब दिल चाहकर बोला और ये सब बोला बाली जो चल रही है, इस बीच में आदमी केवल दर्शक बनकर ये देख रहा है कि कौन ज्यादा सही बोला। बोल तो तुम सभी गलत रहे हो क्योंकि तुम तीनों ही पार्टी के किसी भी एजेंडे में दिल्ली के लोगों की, जनता की जिंदगी का कोई फिक्र नहीं है। बस फर्क यह है कि कौन ज्यादा अच्छे से अपनी बातें रख रहा है। वहां के पॉल्यूशन को कौन खत्म करेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन सुधारेगा, सड़कें कौन सही करेगा, ट्रैफिक कंजक्शन कौन दूर करेगा, गर्मी में राहत कौन दिलाएगा, मानसून के समय वाटर ट्रीटमेंट को लेकर क्या करेगा, लोगों के रोजगार के लिए क्या करेगा, इसके बारे में कहीं कोई दूर दूर तक चर्चा नहीं है। लेकिन हां, बयानवीर सब अपनी अपनी बातों में जनता को उलझाने में लगे हैं और जनता ने अपनी एक ड्यूटी मान ली है कि बस हम जाकर वोट देंगे तो वो वोट देने जाएंगे। तो वोट कब देना है? वोट देना है 5 फरवरी को। रिजल्ट कब आ जाएंगे? 8 फरवरी को। असल मायने में तीनों अपनी अपनी तरफ से अपनी बातें रख दिए, बस इनमें से जो ज्यादा सही जनता को लगा वो चुनाव जीत जाएगा। क्योंकि लगातार 10 साल से केजरीवाल जी सरकार में है तो इनसे ही ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सवाल बीजेपी से भी पूछे जाने चाहिए। क्यों पूछे जाने चाहिए? क्योंकि लगातार दिल्ली लोकसभा सीटों को बीजेपी ही जीत रही है। ऐसे में दिल्ली पर्टिकुलर के लिए जिम्मेदारी बीजेपी पर भी तय होती है क्योंकि अल्टीमेटली यह है केंद्र शासित प्रदेश है। अगर यह एक यूनियन टेरिटरी है तो इस यूनियन टेरिटरी में केंद्र का हस्तक्षेप है। पर्यावरण जैसे मुद्दे किसी एक राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी के हिस्से में नहीं होते। अर्थात जितना इस मामले के लिए, पॉल्यूशन के लिए केजरीवाल जी को जिम्मेदार ठहराया जाए, उतना तो केंद्र सरकार को भी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने भी नदियों को साफ करने की कसम खाई थी। ये केवल और केवल केजरीवाल जी के जिम्मे तो नहीं आना चाहिए। इससे पहले हरियाणा में भी आपकी लंबे समय से सरकार है। आपने यमुना को लेकर के क्या किया? साथ ही साथ आपने दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर क्या किया? क्या केवल केजरीवाल जी ही आपके लिए मुख्य अपोजिशन बन गए? दिल्ली के लोग आपके लिए मायना नहीं रखते? आप केंद्र शासित प्रदेश होने के नाम पर अपना उपराज्यपाल तो बिठाते हैं, आप उसके माध्यम से केजरीवाल जी के ऊपर कंट्रोल तो करते हैं, आप पुलिस अपने पास रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर आए दिन जान को लेने के लिए धमकी भरे पत्र फेंके जाते हैं, लोगों को सीधे सीधी थ्रेट दी जाती हैं। और यह कोई ज्यादा छुपी हुई बात है नहीं। लोगों को जिस तरह से आज के समय क्राइम देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह केंद्र के कंट्रोल में है, ऐसे में फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी ने दिल्ली पर्टिकुलर के लिए क्या किया?
असल मायने में इन दो से ही सवाल पूछे जाने चाहिए। कांग्रेस तो वैसे ही एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें कितने दिन केजरीवाल जी के खिलाफ बोलना है और कितने दिन बाद हमें साथ हो जाना है, क्योंकि यहां जिम्मेदार ये दो लोग हैं। हालांकि सबने फिलहाल केजरीवाल जी को टारगेट बनाया हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को टारगेट बना ही नहीं पा रही, जबकि वास्तविकता में पर्यावरण संबंधी मुद्दे हों, इन सब के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भी सवाल, यमुना प्रदूषण के लिए भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए थे। वाटर सप्लाई दिल्ली का विषय हो सकता है, लेकिन नदियों की संरक्षण और सुरक्षा केंद्र का भी विषय है। वो इस पर कार्य कितना किए, ये उनसे भी पूछा जाने वाला सवाल होना चाहिए। ऐसे में दिल्ली के अंदर तीनों लोग अपने अपने लोगों को समझाने लगे हुए हैं। जिसका प्रचार तंत्र जितना मजबूत है, जिसके पास पीआर के लिए जितना पैसा है, वो अपनी बातें उतनी ही देर तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर सुना और बजा रहा है। ऐसे में केजरीवाल जी के जो बयान हैं वो निश्चित ही निकल कर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले 10 सालों में शुरुआत एक आम आदमी के नाम से की थी, लेकिन आपके जो बयान रहे उन्होंने इन दो को अपना कट्टर दुश्मन बना लिया, क्योंकि आप इन दोनों से त्रस्त हुई जनता को ही एक विकल्प देने आए थे। यह विकल्प की राजनीति लोगों को बहुत रास आई थी, बहुत सारे लोग इनके साथ कनेक्ट हुए थे। दिल्ली जब से बना है, चुनाव जब से हुए हैं, तब से यहां पर 3 बार बीजेपी के सीएम रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर अधिकतम समय कांग्रेस का ही शासन रहा है। फिलहाल के लिए लगातार 10 साल से केजरीवाल जी हैं। उनको कड़ा मुकाबला दिल्ली के अंदर वर्मा जी, साहिब सिंह वर्मा जी के जो बेटे हैं उनके साथ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शीला दीक्षित के जो बेटे हैं, दीक्षित जी, संजय दीक्षित जी, इनके साथ हो रहा है। केजरीवाल जी का मुकाबला दिल्ली में कितना टाइट है ये तो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये अपने ही किए वादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जहां आपने मोहल्ला क्लिनिक को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया, वो मोहल्ला क्लिनिक कहीं ना कहीं किसी प्रकार के फ्रॉड में या फिर नकली और फेक लोगों की एंट्री के कारण भी सुर्खियों में रही। जहां दुनिया के सामने इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का एक मॉडल प्रस्तुत किया, अपने अच्छे एजुकेशन का मॉडल प्रस्तुत किया, वहीं उनके बारे में बहुत सारे सवाल भी काउंटर में बनते आए। यमुना एक बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आई, साथ ही साथ में यमुना को साफ करने का इनका जो वादा है वो एक बड़ा विषय बनकर के निकला था। खैर, ये विषय पेपर हमने आपने बता दिया। 5 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए और कुछ निकला नहीं। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को वो पूरी तरह चमका देंगे, तो सड़कों के अंदर पैथ होल फ्री सड़कें होंगी। ये सड़कें पैथ होल फ्री यहां पर नहीं दिखाई दी। जनता इन्हीं के बारे में विषय बार बार पूछ रही है। केजरीवाल जी का आना एक अल्टरनेट डेमोक्रेटिक व्यवस्था या फिर एक अन्य राजनीतिक दल की व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उन्होंने वोट प्राप्त करने के लिए ही फ्रीबीज का उपयोग किया, ऐसा प्रतीत होने लगा। उन्होंने लोगों को मुफ्त के परिवहन से, मुफ्त की बिजली से, मुफ्त के पानी से आकर्षित करने का जो प्रयास किया, उसे ये रेवड़ी कल्चर के नाम से खूब समझाए। 6 से अधिक योजनाएं फ्री में कर दी, फिर एक और योजना इन्होंने एंड में लॉन्च कर दी, और इसी को लेकर के फिलहाल यहां पर बड़ा बहस छिड़ रहा है। खैर, अब दिल्ली के अंदर जनता अपने लिए अच्छे विकल्प की तलाश में है, और अगर उन्हें आम आदमी पार्टी की दी गई गवर्नेंस पसंद आती है तो वो उन्हें भी अपने विकल्प के रूप में देख सकती है। फिलहाल के लिए तीनों पार्टियों ने कुछ ना कुछ तरह से अपने अनाउंसमेंट्स किए हैं। जैसे अगर दिल्ली इलेक्शन के अंदर मैनिफेस्टो कंपेयर किए जाएं कि इन्होंने जनता से क्या क्या वादे किए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए पर मंथ हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है उसे देने का वादा किया है, और कहा है कि वो पावर में आते ही 2100 रुपए हर महिला को देने लगेंगे। बीजेपी इस फ्रीबीज में कहां कम थी, वो इस रकम को 2500 रुपए बताने पर आ गई। असल मायने में ये जेब से किसी के नहीं जाने वाला, ये जाने वाला है आम जनता के। असल में होगा ये कि आपका जो टैक्स का पैसा है वो टैक्स का पैसा संचित निधि में जाता है। चूंकि मध्यम वर्गीय जो जनता पे कर रही है टैक्स, उसके पास कोई आवाज नहीं है, उस आवाज के अभाव में उसका टैक्स ही रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, और आपके दिए पैसे पर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करके अपना वोट लेते हैं और उस वोट से फिर आप पर ही शासन करते हैं। डेमोक्रेसी का जो ये लूफोल निकाला गया है फ्रीबीज के नाम से, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्टियों को खूब लताड़ लगाई है। लेकिन साहब क्या करें, लास्ट में तो यही एक ट्रम्प कार्ड है जो बेहतर तरीके से चल रहा है, तो कोई पार्टी इसमें कम नहीं है। कांग्रेस भी पीछे कहां थी, उन्होंने भी कहा कि अगर हम सरकार में आए तो 2500 रुपए पर महिला देकर जाएंगे। बात करें हेल्थ केयर की, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे द्वारा संजीवनी योजना सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हर गवर्नमेंट और प्राइवेट सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज मिलेगा।
बीजेपी ने कहा कि अगर हम भी इसमें आते हैं तो हम आयुष्मान योजना के तहत पूरे दिल्ली के अंदर 10 लाख रुपए तक का सीनियर सिटीजन और पुअर फैमिली को देंगे और कहेंगे कि वो मतलब जहां जहां पर जरूरत पड़े वहां पर इलाज करा सकते हैं। कांग्रेस ने कहा क्या बात करते हो, हम 25 लाख तक का देंगे। ये बिल्कुल वही वाली बात है। बचपन में 3 दोस्त बैठते थे, कहा हवाई जहाज किसने बनाया, तो किसी ने कहा हमने इंजन लगाया, किसी ने कहा बॉडी बनाया, भारत का एक आदमी उठा उसने उस पर मेक इन इंडिया लिख दिया। कुल मिलाकर के तीनों ही लोग अपने अपने तरह के किस्से सुना रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि बस देख लो ज्यादा अच्छा डेटा प्लान कहां मिल रहा है, जियो में, एयरटेल में कि वोडाफोन में। लूटने तो तीनों ही आए हैं, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने कहा हम 200 बिजली फ्री देंगे, 50% सब्सिडी दे देंगे। बीजेपी आई, उसने कहा हम भी साहब इतना ही देंगे, हम आपकी कोई भी योजना जो चलाई हुई है उनको नहीं रोकेंगे। कांग्रेस ने कहा क्या बात करते हो, हम 300 यूनिट फ्री देंगे, बताओ क्या क्या चाहिए। आप तो बोलो, हम तो जिनको घिसेंगे, जिन मध्यम वर्ग है वो निचुड़ेगा, टैक्स का पेमेंट भरेगा और हम उससे जो कहोगे हम उतना मुफ्त लुटाएंगे। एलपीजी सब्सिडी के बारे में कहा कि अभी तक हमने कोई प्रॉमिस तो नहीं किया है। बीजेपी निकलती है, कहती है हम पर सिलेंडर 500 रुपए देंगे और फ्री सिलेंडर देंगे होली और दिवाली। क्यों? क्योंकि साहब मध्यम वर्ग दिल्ली में बड़ा है, बढ़िया टैक्स देता है, बढ़िया टैक्स चुकाता है, खूब सारा मध्यम वर्ग है और अच्छे से निचोड़ेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम भी साहब ऐसा ही सिलेंडर 500 रुपए और फ्री राशन किट बांटेंगे, तो बढ़िया से राशन किट बांटने का यहां प्रॉमिस हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आम आदमी पार्टी आती है और कहती है कि हम फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए चलाएंगे और उस फ्री बस सर्विस के अंदर मेल स्टूडेंट जो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं वो भी जाएंगे। बीजेपी ने कहा पार्टी ने ऐसा कुछ भी प्रॉमिस किया है फ्री बस सर्विस का महिलाओं के लिए तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी की जगह आप हमें लेकर आते हो तो हम बस पर खर्चा नहीं लगाएंगे। हमें यह मत ले लेना कि फ्रीबीज आम आदमी पार्टी ने घोषित की थी तो हम फ्रीबीज आपकी बंद कर देंगे, मुफ्तखोरी बंद कर देंगे। नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि हम आपका ये मुफ्त का काम बंद कर देंगे और आप हमें हरा दें। नहीं नहीं, हमें मत हराना, हम ये सब जारी रखेंगे। कांग्रेस ने कहा कि भाई देखो, हम ऐसा कोई वादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर लगता है तो देख लेंगे। पेंशन फॉर सीनियर सिटीजन के अंदर आम आदमी पार्टी निकलती है, 2000 रुपए पर मंथ सीनियर सिटीजन को कहती है कि हम देंगे और फिर 2500 रुपए इस 70 साल से ऊपर आदमी को देंगे। बीजेपी ने कहा कि हम पेंशन पे आउट को 2000 रुपए, 2500 रुपए जो 60 साल से ऊपर का है। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि डेटा प्लान लिखकर मैच किया जाए कि अच्छा ये यहां पर मिल रहा है, एचडी क्वालिटी मिल रही है, यहां पर ज्यादा अच्छा पिक्सल्स मिल रहा है, चलो इसको टिक करते हैं। अरे यार, पर यहां पर फैमिली प्लान मिल रहा है, चलो इसको ले लेते हैं। कांग्रेस ने कहा इस बारे में तो हम सोच ही नहीं पाए अभी तक कि क्या पेंशन भी देनी होती है। खैर, कुल मिलाकर के दिल्ली की जनता अब उसको यह देखना है कि उसको किसके साथ जाना है। कुल मिलाकर राजनीति में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वो इन दो के बीच हो रहा है, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी के बीच। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ये बहुत अच्छे से साथ थे। जनता कंफ्यूज ये है कि हम किसके खिलाफ हैं और किसके साथ हैं। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है कि केजरीवाल जी बीजेपी की बी टीम है। केजरीवाल जी खुद राहुल गांधी जी के साथ मिलकर के मंच साझा कर लेते हैं। दिल्ली में जब केजरीवाल जी जेल में थे तो केजरीवाल जी की जो वाइफ हैं वो सोनिया गांधी जी के साथ मंच साझा करके आंदोलन में साथ थी इंडिया ब्लॉक के। इवन वही केजरीवाल जी जो मनमोहन सिंह जी को कहते थे कि वो करप्ट नेता हैं, उनके जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वो तो महान नेता थे, और महान तो ऐसे थे कि वो करप्शन फ्री नेता थे। दिल्ली की जनता फुल कंफ्यूजन में, और हालत ये हो गई है कि उसने, मुझे ऐसा लगता है कि ये देखना ही बंद कर दिया है कि कौन क्या कह रहा है। वो मन बना ली है कि ठीक है भाई, जा करके ABC करके किसी भी बटन पर बटन दबेगा, दबा देंगे, जिसका लक चलेगा चल जाएगा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि इन तीनों में बढ़िया कौन सा है। देखते हैं जिसका लक जोर चलेगा। फिलहाल के लिए तो वही है। बीजेपी एक नया वीडियो शीश महल पर जारी कर रही है। इनका कहना है कि केजरीवाल जी ने साहब शीश महल बना करके गजब ही ढा दिया। क्यों? क्योंकि ये सीएम साहब को मिला हुआ घर नहीं था, लेकिन ये इस घर में रहते थे, इन्होंने इस तरह का बना लिया। कोरोना काल में काम भले ही बंद हो, लेकिन इनके शीश महल का काम चल रहा था। खैर, इस बात को लेकर के खूब सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट आम आदमी पार्टी ने भी उठाए हैं। उनका कहना है कि आपके प्रधानमंत्री का घर उठाकर देखें तो फिर बीजेपी कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री के आवास में तो ना जाने कितने सारे प्रधानमंत्री रहकर गए हैं। आपके यहां तो केजरीवाल जी पहली बार रहने आए थे इस घर के अंदर, और इससे पहले कोई सीएम यहां रहा नहीं, तो ये तो इन्होंने अपने लिए ही बनाया है। फिर ये कह रहे हैं कि कौन से राज्य का सीएम ऐसा है जो ऐसे घर में नहीं रहता है। आपके जितने भी शासित राज्य हैं वहां जाके सीएम के आवास को दिखाइए, वहां के आवास कैसे हैं। खैर, जो भी है, कुल मिलाकर के दिल्ली की जनता कंफ्यूज है। अब तक आप भी कंफ्यूज हो ही गए होंगे, क्योंकि फाइनली ये वर्डिक्ट तो नहीं निकल कर आया कि इन तीनों में से कौन ज्यादा सही है। बाकी आपको जो लगे कमेंट बॉक्स में बता देना कौन ज्यादा सही है। अपनी तरफ से आज के लिए इतना ही।